Hello and welcome to the UPSC Analyzer. Today we will discuss newspaper analysis dated 22nd of November 2023. First news है urgent need to ensure relief reaches Gaza hostage taking unacceptable। तो हमास ने जिस तरीके से इजरायली लोगों को होस्टेज बना रखा है ये भी अनएक्सेप्टेबल है, लेकिन दूसरी तरफ जो गाजा की पॉपुलेशन है वहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन एड एंड रिलीफ पहुँचना चाहिए। तो stating that there is an urgent need to ensure that humanitarian aid and relief effectively and safely reach the population of Gaza, India Tuesday underlined that hostage taking ये भी unacceptable है। तो डी हाइफिनेशन पॉलिसी ये आपको पता होना चाहिए क्या है, एंड इंडिया का ऑफिशियल स्टैंड क्या है इजराइल हमास वॉर को लेकर। इंडिया टू स्टेट सोल्यूशन को सपोर्ट करता है, तो बस ये बेसिक आपको पता होना चाहिए। बाकी हम सारे अकॉर्ड्स डिस्कस कर चुके हैं, फॉर एग्जांपल डेविड कैंप अकॉर्ड्स, ओस्लो अकॉर्ड। इजराइल ने बेसिकली ये कहा था कि हमास को इंडिया प्रोस्क्राइब कर दे। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इजराइल ने लश्कर को एक टेरर आउटफिट की तरह डिक्लेयर कर दिया है। लेकिन इंडिया ने अक्टूबर 7 के अटैक को कंडेम तो किया, लेकिन हमने हमास का नाम नहीं लिया, क्योंकि हम अरब नेशंस के साथ भी अपने टाइज को बैलेंस करके रखना चाहते हैं। तो अहेड ऑफ द 15th एनिवर्सरी ऑफ द 26/11 मुंबई अटैक्स, Israel has listed Pakistan-based terror outfit Lashkar-e-Taiba as a terror organization, its embassy said Tuesday. रेस्क्यूअर्स मेक फर्स्ट विजुअल कॉन्टैक्ट। तो एक्चुअली ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में टनल कोलैप्स हो गई है एंड अभी तक 40 वर्कर्स उसमें फंसे हुए हैं। बाकी यहाँ पर प्लान्स बनाए जा रहे हैं कि कैसे इनको रेस्क्यू किया जाए, जो कि आपके एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन किस तरीके से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन होना चाहिए कि ऐसे इंसिडेंट्स दोबारा ना हो। तो अगर आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो एंड आप सिविल इंजीनियर हो तो आपके लिए ये सब कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे हम चलते हैं, यहाँ पर बस जुडिशियल रीस्ट्रेंट की बात की गई है, तो आपको ये टॉपिक कवर करना है GS2 में कि जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल रीस्ट्रेंट क्या होता है, ये सब कुछ। तो एटलीस्ट इन टॉपिक्स के ऊपर आपके पास 2 पेजेस के नोट्स होने चाहिए एंड इंपॉर्टेंट जजमेंट्स होने चाहिए। यहाँ पर सिकल सेल एनीमिया की बात की गई थी, तो इस बजट में टारगेट है 2047 तक सिकल सेल अनीमिया को यहाँ पर ख़त्म करना है, एलिमिनेट करना है। इंडिया में सेकंड हाईएस्ट प्रेवलेंस है सिकल सेल एनीमिया की आफ्टर अफ्रीका। तो बहुत सारे बच्चे हर साल 30 से 40 हज़ार बच्चे बॉर्न होते हैं विद दिस डिसऑर्डर। अभी क्या हुआ, ये सब न्यूज़ में क्यों है, तो एक्चुअली एक यहाँ पर पेशेंट थी सिकल सेल एनीमिया की एंड CRISPR-Cas9 का यूज़ किया गया था, जो कि एक जीन एडिटिंग टूल है, एंड उसके बाद इनका सिकल सेल एनीमिया ठीक हो गया। CRISPR-Cas9 के ऊपर प्रीलिम्स में 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है। तो CRISPR-Cas9 कैसे काम करता है इसके बारे में एक्सप्लेन पेज आया था इंडियन एक्सप्रेस में, लेकिन अगर आपको नहीं पता है, आप बहुत ज़्यादा नए हो इस प्रिपरेशन में, तो CRISPR-Cas9 के बारे में पढ़ लेना। 2 बार क्वेश्चन आ चुका है तो रिपीट होने के बिल्कुल चांसेस हैं। तो फर्स्ट सिकल सेल एनीमिया पेशेंट टू रिकवर विद अ रिवॉल्यूशनरी जीन एडिटिंग थेरेपी, तो यहाँ पर CRISPR-Cas9 का यूज़ किया गया था। क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स एंड एसोसिएटेड प्रोटीन 9। सिकल सेल एनीमिया के बारे में यहाँ पर थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है। जेनेटिक डिजीज सिकल सेल एनीमिया क्यों होता है, तो हीमोग्लोबिन कैरिंग जीन्स इसमें म्यूटेशन हो जाता है, जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल्स की जो शेप है ये क्रेसेंट शेप की हो जाती है एंड ब्लड फ्लो का ऑब्स्ट्रक्शन होने लगता है, सीवियर पेन होता है, ऑर्गन डैमेज होते हैं, स्ट्रोक भी हो सकता है एंड भी और सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। Latest data shows that 1 in 86 births among the ST is affected by sickle cell anemia, with higher rates in the central, western and southern India. एंड हमारा टारगेट है 2047 तक हमें एलिमिनेट करना है इस डिजीज़ को। सिटी वेज पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, आप देख सकते हो। आगे हम चलते हैं, टेस्टिंग किट्स एंड शॉर्ट सप्लाई, तो HIV एट रिस्क ग्रुप्स इन कैपिटल रेज अलार्म। आपके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम चलते हैं आगे। बाकी 5 स्टेट में इलेक्शन है, उसके बारे में न्यूज़ है। गुजरात गेट्स स्टेट फिश द एक्सपेंसिव घोल, तो ये कौन सी फिश है, तो एक्सपेंसिव मरीन घोल फिश वॉज ऑन ट्यूसडे, इसको डिक्लेयर कर दिया गया है स्टेट फिश ऑफ गुजरात एट द फर्स्ट ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023। इसको ब्लैक स्पॉटेड क्रोकर फिश भी कहते हैं इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो बस ये पता होना चाहिए घोल है क्या ये। कोविड वैक्सीन डू नॉट रेज रिस्क ऑफ सडन डेथ्स, तो बेसिकली कुछ केसेस आ रहे थे जिसमें बहुत सारे लोगों को यहाँ पर हार्ट अटैक आ रहा था, तो उसको लिंक किया गया, इन्होंने कोविड वैक्सीन ली थी कहीं उस वजह से, तो यहाँ पर इनको हार्ट अटैक नहीं आ रहा है। तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने अपनी स्टडी में क्लियर कर दिया है कि वैक्सीन लेने की वजह से यहाँ पर कोई सडन डेथ नहीं हो रही है। एरर इन टेरर, तो जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट ने ये कहा है कि अगर कोई गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म कर रहा है तो आप इसको टेररिस्ट एक्ट नहीं कह सकते हो।
इन टाइम्स when डिफाइनिंग टेरर कैन बिकम एन एक्सरसाइज ऑफ स्टेट पावर कि स्टेट जैसे चाहे वैसे टेरर को डिफाइन करे, जो कि आर्बिट्ररी तरीके से किया जाता है, ओपेकनेस होती है एंड ऑप्रेसिव होता है। जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट हैज़ ड्रॉन सम मच नीडेड रेड लाइन। सबसे पहले ये कहा गया कि सिर्फ गवर्नमेंट के क्रिटिसिज्म को यहाँ पर टेररिस्ट एक्ट की तरह कंसिडर नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर एक फहद शाह नाम के जर्नलिस्ट थे जिन्होंने 11 साल पहले कोई आर्टिकल लिखा था एंड वो आर्टिकल पब्लिश हुआ था एंड उस आर्टिकल के बेसिस पर इनको 11 साल के बाद अरेस्ट कर लिया गया है। तो इट्स सेड दैट एन इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी मस्ट जस्टिफाई कि यहाँ पर अक्यूज को क्यों अरेस्ट किया गया है अंडर द यूएपीए। क्या ये पर्सन क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर ऑफ द अक्यूज टू द सोसाइटी एट लार्ज इफ इनलार्ज्ड ऑन बेल। अगर ऐसा नहीं है तो उसको बिल्कुल यहाँ पर छोड़ दिया जाए। द कोर्ट हैज़ गॉन टू द हार्ट ऑफ दिस मैटर बिफोर इन जून 2021 इट इन परहैप्स द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ ए कोर्ट अंडरलाइनिंग कि स्टेट किस तरीके से यहाँ पर यूएपीए का मिसयूज कर रहा है। 3 दिल्ली हाई कोर्ट ऑर्डर्स ग्रांटिंग बेल टू 3 स्टूडेंट एंड टेरर एक्टिविटी को इतना ब्रॉडली आप डिफाइन नहीं कर सकते हो कि ऑर्डिनरी पीनल ऑफेंसेस को भी आप टेरर एक्टिविटी में कंसिडर कर लो। रिजेक्टिंग द ब्रॉड इंटरप्रिटेशन ऑफ द टेरर क्लॉज बाय द दिल्ली पुलिस इंक्लूडिंग इट्स ब्लरिंग ऑफ लाइन्स बिटवीन इंटेंट एंड द लाइकलीहुड टू डू सो। तो ये लाइन यहाँ पर ब्लर नहीं होनी चाहिए, तो ये बताया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर ऑथर ने ये बात की है, ये एक्चुअली यहाँ पर चाइना को लेकर आर्टिकल है कि यूएस जो है चाइना के साथ बात कर रहा है। फॉर एग्जांपल हमने डिस्कस किया था कि एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन जो कि सैन फ्रांसिस्को में हुई थी, तो वहाँ पर यूएस एंड चाइना की बातचीत हुई। इसके अलावा जापान भी बात कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी बात की चाइना से। तो क्या इंडिया को भी चाइना के साथ इंगेज होना चाहिए? तो ऑथर ने बेसिकली ये बताया है कि 2 ग्रुप के लोग हैं, एक तो कह रहे हैं इंगेज होना चाहिए, दूसरे कह रहे हैं नहीं इंगेज होना चाहिए। तो क्यों इंगेज होना चाहिए उसके पॉइंट्स दिए गए हैं, लेकिन ऑथर ने कंक्लूड यही किया है कि हमें इंगेज नहीं होना चाहिए। जो हमारी कंडीशन ये है कि जब तक गलवान वैली स्टैंड ऑफ पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हो जाता है एंड जो चाइना है ये पीछे नहीं हटता है, तब तक हम चाइना के साथ नॉर्मल इंगेजमेंट नहीं कर सकते हैं। तो बॉर्डर पे अगर पीस रहेगा तभी हम यहाँ पर चाइना के साथ टाइज रख सकते हैं, इकोनॉमिक इंगेजमेंट बढ़ा सकते हैं, वरना हमें इकोनॉमिक इंगेजमेंट बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एज इंडिया क्वाड पार्टनर्स ऑस्ट्रेलिया जापान यूएस, तो ये सारे ही लोग अपने हाई लेवल पॉलिटिकल एंगेजमेंट कर रहे हैं चाइना के साथ। तो क्या दिल्ली को भी अपनी करंट अप्रोच को सोचने की ज़रूरत है कि हमें बीजिंग के साथ एंगेज होने की ज़रूरत है? तो लास्ट वीक यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ये अपने चाइनीज़ काउंटर पार्ट से मिले शी जिनपिंग इन सैन फ्रांसिस्को। उसके अलावा प्रेसिडेंट शी ऑल्सो सेट विद जापानीज पीएम फूमियो किशिदा एंड इंडिया जो है ये पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डायलॉग नहीं चाहता है चाइना के साथ जब तक मिलिट्री कन्फ्रंट्रेशन जो कि लद्दाख में हुआ था ये हमारे सेटिस्फैक्शन के अनुसार रिजॉल्व नहीं हो जाता। While there has been some progress grudgingly allowed by China, many outstanding issues remain to be resolved. चाइना जो है ये इंडिया से ये कह रहा है कि ये जो बॉर्डर का इशू इसको आप साइड में रख दो एंड नॉर्मल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एंगेजमेंट करो, लेकिन इंडिया ने बच होने से बिल्कुल भी रिफ्यूज़ कर दिया है। एंड इंडिया का ये कहना है कि जो इंडिया और चाइना की रिलेशनशिप होगी ये इस बात के ऊपर डिपेंड करेगी कि बॉर्डर के ऊपर सिचुएशन कैसी है। तो इंडिया का ये जो मिलिट्री डायलॉग है ये 3 फोल्ड स्ट्रैटेजी है। एंड दूसरा क्या है कि हमें चाइना के ऊपर अपनी इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस कम करनी है एंड पॉलिटिकल एंगेजमेंट को होल्ड के ऊपर लगाना है। इंडिया डज नॉट फॉलो इट्स क्वाड पार्टनर्स। अब बेसिकली यहाँ पर जापान क्या कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया क्या कर रहा है, यूएसए क्या कर रहा है। अगर हम इन तीनों कंट्रीज़ की बात करें तो ये डायरेक्ट बॉर्डर तो शेयर कर नहीं रहे हैं। जापान का साउथ चाइना सी को लेकर थोड़ा बहुत इशू है चाइना के साथ, लेकिन उतना बड़ा इशू नहीं जितना बड़ा हमारा इशू है। तो ऑथर ने यही कहा है कि हम चाइना के साथ डायरेक्ट बॉर्डर शेयर करते हैं एंड अगर हमने चाइना को ऐसे माफ़ कर दिया, चाइना से बातचीत करने लगे, तो चाइना को लगेगा ये तो नॉर्मल है, हम इतना एग्रेशन तो कर ही सकते हैं। तो रिन्यूइंग पॉलिटिकल एंड द इकोनॉमिक एंगेजमेंट डजंट सॉल्व इंडियाज प्रॉब्लम ऑफ रीबिल्डिंग पीस ऑन द डिस्प्यूटेड फ्रंटियर। Renewing economic and the political engagement with China to cope with the presumed shift in power politics without resolving will only normalize the result of Beijing's aggression, जो कि बीजिंग यहाँ पर करता है। तो हमें क्या करने की ज़रूरत है अभी इस पॉइंट पर? तो इंटरनेशनल सिस्टम में हमें कोशिश करनी है कि हम यहाँ पर यूएस की हेल्प लें एंड करंट अपॉर्चुनिटीज़ को सीज करें। वेस्ट की हेल्प लेकर इंडिया का राइज हो सकता है इन द ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर। एंड जो स्ट्रैटेजिक गैप है चाइना के साथ कि चाइना का मिलिट्री स्पेंडिंग हम वहाँ तक पहुँचें, चाइना जो इकोनॉमिकली इतना एक्सपोर्ट करता है तो हम भी एक इकोनॉमिक सुपर पावर बने, तो हमें चाइना को इस बेसिस पर बीट करने की कोशिश करनी है। ये ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू है। ये आर्टिकल तो एस वेंकटी रमन जो कि एक्स गवर्नर थे आरबीआई के, उनकी डेथ हो गई तो उनके बारे में आर्टिकल लिखा गया, जो कि अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, वैसे आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। दिस वर्ल्ड कप इजंट क्रिकेट, तो ये बताया गया इंडिया में किस तरीके से क्रिकेटर को रिलीजन बना दिया गया है, क्रिकेटर्स इतना सारा पैसा कमाते हैं और इंडिया बहुत ही क्रिकेट ऑब्सेस्ड कंट्री है एंड वाई इट्स बेटर टू बी वन, कि ऑथर यहाँ पर क्यों आउटसाइडर है और ऑथर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्रिकेट में कौन जीत रहा है। अगर आपको पढ़ना है तो आप बिल्कुल पढ़ सकते हो। अनदर सीट एट द टेबल,
तो आर्म्ड फोर्सेस में ट्रांसजेंडर को इंक्लूड करने के लिए एक स्टडी ग्रुप बनाया गया है। तो ऑथर का यही कहना है कि ट्रांसजेंडर पीपल को अगर यहाँ पर इंक्लूड करना है, जो कि इंपॉर्टेंट है, सोसाइटल जस्टिस के लिए इंपॉर्टेंट है कि आर्म्ड फोर्सेस में यहाँ पर ट्रांसजेंडर का इंक्लूजन होना चाहिए। लेकिन किस तरीके से इंक्लूजन होना चाहिए ऑथर ने वो बताया है। फॉर एग्जाम्पल, जब विमेन का इंक्लूजन स्टार्ट किया गया था आर्म्ड फोर्सेस में, तो स्टेप बाय स्टेप किया गया था। पहले मेडिकल सेक्टर में उनको इंक्लूड किया गया, तो इस तरीके से ही ट्रांसजेंडर पर्सन्स का भी इंक्लूजन होना चाहिए। तो ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स देयर हैज़ बीन ग्रोइंग एक्सेप्टेंस ऑफ द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी इन द सोसाइटल फैब्रिक। बहुत सारे जजमेंट्स भी आए हैं इसको लेकर ऑल अक्रॉस द ग्लोब, पर्टिकुलरली इन द मोर डेवलप्ड वर्ल्ड देयर इज अ मूवमेंट कि ग्रेटर इंक्लूजन होना चाहिए ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का। इनके अगेंस्ट बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता है, इनका मार्जिनलाइजेशन होता है। फिर नालसा जजमेंट, जिसमें यहाँ पर थर्ड जेंडर को रिकॉग्नाइज किया गया फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट ऑफ 2019। आर्म्ड फोर्सेस सब सेक्शन है जनरल पॉपुलेस का, लेकिन यहाँ पर बहुत डिसिप्लिन चाहिए, पीक लेवल्स एट शॉर्ट नोटिस में आपको परफॉर्म करना होता है। तो दिस कमराज ट्रांसेंड्स नॉर्मल पैटर्न ऑफ बॉन्डिंग एंड यहाँ पर हो सकता है कि इंसान को सबसे बड़ी यहाँ पर शहादत देनी पड़ जाए विदाउट हेजिटेशन। तो एज अ ब्रॉड प्रिंसिपल ट्रांसजेंडर पर्सनल मे बी एक्सेप्टेबल, लेकिन यहाँ पर क्या करने की ज़रूरत है कि हमें स्टेप बाय स्टेप जाने की ज़रूरत है। तो इन द आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज, जहाँ पर सबसे पहले विमेन को एब्जॉर्व किया गया, सिमिलरली हम ट्रांसजेंडर के लिए कर सकते हैं। एंड ट्रांसजेंडर के लिए कोई भी पॉलिसी बनानी है तो उसमें ट्रांसजेंडर को इंक्लूड करना बहुत इंपॉर्टेंट है सोसाइटल जस्टिस के लिए। बाकी यहाँ पर जो वर्कर्स टनल में फंसे हुए हैं, उनके परिवार वालों से बातचीत की इंडियन एक्सप्रेस ने, तो उसको यहाँ पर पब्लिश किया। अगर आपको माने तो आप बिल्कुल पढ़ सकते हो। विच कंट्रीज रिकॉग्नाइज हमास इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो बेसिकली इसराइल ने इंडिया से कहा है कि हमास को प्रोस्क्राइब कर दो। तो कौन कौन से कंट्रीज है जिन्होंने हमास को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरह कंसिडर कर रखा है? तो यूरोपियन यूनियन है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, यूके है, पैराग्वे है, यूएस है, जापान है। अगर किसी को यहाँ पर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरह डिक्लेयर कर देते हैं तो क्या होता है? तो डेजिग्नेशन इज बेस्ड ऑन ए स्पेसिफिक क्राइटेरिया एंड कुछ कर्ब्स लग जाते हैं, एसेट्स को फ्रीज कर दिया जाता है, जो प्रॉपर्टीज है डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशन की उसको टेक ओवर कर लिया जाता है। 44 ऑर्गेनाइजेशंस को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की तरह डेजिग्नेट किया गया है अंडर द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द यूएपीए। नेक्स्ट यहाँ पर क्लाइमेट चेंज को लेकर है, तो COP28 दुबई में होने वाली है। तो ऑथर का बेसिकली यही कहना है कि ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कट कर रहा था भाई एटलीस्ट 43% फ्रॉम द 2019 लेवल्स बाई 2030। कट की तो छोड़ो, बेसिकली यहाँ पर इंक्रीज हो गया है। दैट मीन्स दैट ग्लोबल एमिशंस अराउंड 56 बिलियन टन्स ऑफ CO2 इक्विवेलेंट इन 2019 वुड हैव टू कम डाउन टू 32 बिलियंस। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें लेटेस्ट एमिशंस गैप रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, तो एमिशंस हर साल बढ़ रहे हैं। कोविड वाले ईयर में 4.7% डिक्लाइन हुए थे। एंड अगर अभी हम जिस स्टेज पर हैं, अगर हमें उससे 43% कट करना है 2030 तक 2019 के लेवल पर, तो हमें हर साल 9% एमिशन को कट करना पड़ेगा। कोविड इतना बड़ा डिसरप्शन था, उस डिसरप्शन के बाद भी उस साल से 4.7% कट हुआ था। तो 9% बिजनेस एज यूजुअल सिनारियो में कम करना बहुत मुश्किल है। तो क्या कर सकते हैं? अडाप्ट करने की कोशिश की जा रही है। सी लेवल राइज हो रहा है तो सी वॉल्स बनाए जा सकते हैं, अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाया जा सकता है, लेकिन इन सब के लिए चाहिए बहुत सारा पैसा। तो ये कहा गया था डेवलप्ड कंट्रीज़ के द्वारा कि हम आपको $100 बिलियन देंगे, जो कि अभी तक देना स्टार्ट नहीं किया गया है। लॉस एंड डैमेज फंड की बात की गई कि लॉस एंड डैमेज फंड बनाएंगे शर्म एल शेख में, लेकिन अभी तक लॉस एंड डैमेज फंड को लेकर आगे कोई बातचीत नहीं हुई है। इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट सम मनी वुड फ्लो इन दिस ईयर, लेकिन जो यहाँ पर ज़रूरत है $400 बिलियन एवरी ईयर, इतना आ पाएगा या नहीं, ये यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन है। मनी बिगेस्ट बैरियर। व्हाट हैपन्स नेक्स्ट? अब ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर यहाँ पर 1.5 डिग्री सेल्सियस या 2 डिग्री सेल्सियस को ब्रीच कर जाएगा तो बहुत कुछ होने लग जाएगा। होगा, लेकिन हम भी धीरे धीरे अडाप्ट कर जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि जो यहाँ पर ह्यूमन रेस है यही एक्सटिंक्ट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर जो ग्लोबल वार्मिंग है ये बढ़ेगी, लेकिन लोग भी यहाँ पर अडाप्ट करते जाएंगे। अभी भी कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं कि पुल बैक कर सकते हैं अगर टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन किया जाए, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल किया जाए थ्रू टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन, लेकिन ये सब कुछ इकोनॉमिकल बनाने के लिए यहाँ पर चाहिए बहुत ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो क्रॉसिंग द 1.5 डिग्री थ्रेशोल्ड डजंट नेसेसरली स्पेल डूम। इट वुड नॉट बी अ वेरी डिफरेंट वर्ल्ड जिसमें हमें भी जी रहे हैं, बट देयर इज़ नो डाउट दैट प्रोग्रेसिवली लाइफ टफर होगी, लेकिन जो लोग हैं वो भी यहाँ पर अडाप्ट करना सीखते चले जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर रेयर मेटल फाउंड इन सतलज सेंट्स। तो हमने देखा था एक्चुअली टेंटेलम मिला है सतलज में। तो टेंटेलम क्या होता है? इसका एटॉमिक नंबर 73 है, ग्रे होता है, हैवी होता है, बहुत हार्ड होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका यूज़ किया जाता है, बेसिकली कैपेसिटर्स में इसका यूज़ किया जाता है। व्हेन प्योर टेंटेलम इज डक्टाइल, इसका मतलब इसको स्ट्रेच किया जा सकता है, पुल किया जा सकता है, एंड इसको थिन वायर की फॉर्म में बनाया जा सकता है, पूरी तरीके से इम्यून होता है किसी भी केमिकल अटैक से। तो इसका नाम टेंटेलम क्यों है? क्योंकि इसका नाम रखा गया है ग्रीक माइथोलॉजिकल फिगर टेंटलस के बेसिस पर। फिर उसकी यहाँ पर कहानी बताई गई है कि ये किंग कैसा था, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर टेंटेलम की यहाँ पर बात की गई है।
टैंटेलम का यहाँ पर एक्सट्रीमली हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है एंड इससे ज़्यादा सिर्फ यहाँ पर टंगस्टन एंड रीनियम का होता है, तो बहुत ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। टैंटेलम बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में। कैपेसिटर्स बनाए जाते हैं फ्रॉम टैंटेलम एंड ये ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी स्टोर कर सकते हैं कम साइजेस में एंड ज़्यादा लीकेज भी नहीं होता अगर हम बाकी किसी कैपेसिटर से कंपेयर करें। वर्ल्ड पेज पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं, आप देख सकते हो। बाकी इक्वल मैरिज राइट्स को लेकर बात चल रही है, तो थाईलैंड ने बिल को अप्रूव कर दिया कि जो सेम सेक्स कपल्स हैं उनको इक्वल मैरिज राइट्स दिए जाएँ। तो इंडिया में भी इसका जजमेंट आया था भी इक्वल मैरिज राइट्स को लेकर, तो 2 सेम सेक्स कपल्स को इंडिया में तो इक्वल मैरिज राइट्स नहीं मिले हैं, लेकिन थाईलैंड में यहाँ पर बिल को अप्रूव किया गया है। इकोनॉमी पेज पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की बात की गई है, जो कि जॉइंटली लॉन्च किया गया था यूएस एंड बाकी जो इंडो पैसिफिक रीजन के कंट्रीज़ हैं। यहाँ पर सबके नाम मेंशन है, ऑस्ट्रेलिया, ब्रूनेई, फिजी, इंडिया, इंडोनेशिया, जापान। तो अगर आपको नाम याद करने तो आप कर लेना, इंपॉर्टेंट है। IPEF के 4 पिलर्स हैं, चारों पिलर्स भी आपको पढ़ने। कौन कौन से पिलर्स हैं? इंडिया ने ट्रेड वाले पिलर को साइन नहीं किया है। एंड UPSC एनालाइजर का एक इनिशिएटिव है, करंट अफेयर्स इनिशिएटिव या मेंटरशिप इनिशिएटिव, जिसमें आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड होते हैं थ्रू द वीडियो लेक्चर्स जनवरी 2023 से लेकर मार्च 2024 तक। प्लस प्रीलिम्स हम पूरा डिस्कस करते हैं, मेंस हम पूरा डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो अभी भी देरी नहीं हुई, आप ज्वाइन कर सकते हो। सारी डिटेल्स आपको कमेंट सेक्शन एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड अगर आपको न्यूज़ एनालिसिस अच्छा लगता है देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कोई डाउट है तो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।